नमस्ते सभी बच्चों को। तो आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन की क्लास, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड, फिर हम पढ़ेंगे SN1 SN2 के बारे में, और हम ये भी समझेंगे कि SN1 और SN2 को सॉल्वेंट कैसे किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, और एक बात पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो क्लास है इसमें हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ चीजों को समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले किसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एल्काइल हैलाइड का, दैट इज RX। तो अगर हमें सबसे पहला एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, अल्कोहल। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड एल्काइल हैलाइड का NCERT में भी कौन सा दे रखा है, अल्कोहल से। ठीक, तो अभी हम थ्योरी पे ना जाके चीजों को जल्दी शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम अल्कोहल को किन किन के साथ रिएक्ट करें सो दैट हमें एल्काइल हैलाइड मिले। तो अल्कोहल को मेनली अभी जो मैं पहले बता रही, अल्कोहल को आप तीन चीजों के साथ रिएक्ट करो। वो तीन चीजें क्या है, PX3, PX5, SOCl2। ठीक है, किसके साथ, PX3 के साथ, PX5 के साथ, और तीसरा क्या है, SOCl2 के साथ। ठीक है, अगर आप इन तीन चीजों के साथ अगर अल्कोहल को रिएक्ट करते हो तो मेनली हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ही मिलता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे जब हम इन तीन से प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं तो हम चीजों को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, मतलब तुम्हें डायरेक्ट बस याद करना है कि क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है, क्वेश्चंस जैसे आए बस डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हमसे, तो यहाँ पे इन तीनों में तुम्हें क्या लगाना है, डायरेक्ट मेथड। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अल्कोहल को PX3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो, अगर मैं अल्कोहल लेती हूँ ROH और उसको मैं PX3 के साथ जब रिएक्ट करूंगी तो PX3 के साथ रिएक्ट करते टाइम एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें अल्कोहल के कितने मोल्स लेने हैं, 3 मोल्स। तो यहाँ पे तुम अल्कोहल के कितने मोल्स लोगे, 3 मोल्स। अब होगा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 मोल्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, ROH एंड देन ROH। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्शन हटा दो, इतना पोर्शन आपस में निकल जाएगा, दैट इज H3PO3। यहाँ पे वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO3 प्लस साथ में क्या बनेगा, RX, 3 मोल RX के बनेंगे। ठीक है, 3 मोल किसके बन गए, RX, दैट इज क्या है, हमारा एल्काइल हैलाइड। तो कभी भी अगर ये आता है कि अल्कोहल को PX3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो कैसे बनाना है, डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया। अब एक चीज समझो कि यहाँ पे जेई में और नीट में, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब अल्कोहल PX3 के साथ रिएक्ट करता है तो जो हमारा फॉस्फोरस प्रोडक्ट में बनता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब यहाँ पे PX3, यहाँ पे रिएजेंट में भी PX3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +3, और प्रोडक्ट में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, +3। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई में। ठीक है, हालांकि देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक, अब हम समझेंगे कि PX5 के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा। तो सेकेंड वाला हम चीज समझते हैं। ठीक है, जब आप ROH को किसके साथ रिएक्ट करोगे, PX5, तो आपको करना क्या है, देखो PX5 में ऐसे लिख दो, PX3 यहाँ पे X, यहाँ पे X, तो सिंपल यहाँ पे ऐसे क्लीवेज कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बनेगा बताओ, RX और POX3 और HX बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, RX प्लस POX3 प्लस HX। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कब, किसके साथ, अल्कोहल का PX5 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि अगर हम अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं। अब SOCl2 को कहते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं थाइनिल क्लोराइड। और एक बात हमेशा याद रखो कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना सबसे पहले बेस्ट मेथड माना जाता है। उसमें भी अल्कोहल जब थायोनिल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है। रीजन क्या है वो समझो। ठीक है,
तो मैं थर्ड यहाँ पे समझाती हूँ कि जब अल्कोहल ROH किसके साथ रिएक्ट करता है, थाइनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, तो होता क्या है, देखो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे RCl बनेगा और साथ में जो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 एंड HCl, वो क्या होते हैं, दोनों गैसेस है, दोनों इवेपोरेट कर जाते हैं, तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता है। इस वजह से जो ये मेथड है ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये तो इवेपोरेट कर जाएंगे, ये हमें प्योर फॉर्म मिल गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि थाइनिल के साथ सबसे बेस्ट मेथड होता है, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। का नाम क्या है, डार्जन प्रोसेस। तो आई होप पहला प्रिपरेशन मेथड समझ आया होगा। क्या बोला मैंने, अल्कोहल को 3 के साथ रिएक्ट कर दो, 3 रिएजेंट PX3 PX5 और SOCl2, जिसमें कि ये सबसे बेस्ट होता है बिकॉज इसमें प्योर फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता है, ठीक है। और एक चीज NCERT में और मेंशन है जो खासकर ध्यान रखना है कि अगर आप जब PX3 लेते हो तो जब आप PX3 में PBr3 मतलब मान लो ब्रोमो एल्केन बनाना चाह रहे हो या आइडो एल्केन बनाना चाह रहे हो, तो PBr3 और PI3 के केस में इसको ना इन C2 प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इन C2 मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही ये प्रिपेयर होता है और यूज हो जाता है, ठीक है। अभी कैसे किया जाता है, आप क्या करो, रेड फॉस्फोरस को का एक्शन किया जाता है किस पे, ब्रोमीन और आयोडीन पे। समझ आया, किस पे, ब्रोमीन और आयोडीन पे, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हम दूसरी चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी अल्कोहल से ही है, बट उसमें क्या थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, उस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले आई होप मैंने इतनी बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी होगी। तो अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे और उसमें क्या है, हमें बनाना अल्कोहल से ही है, बस हम अल्कोहल के साथ दूसरा सब्सटेंस यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या है, अगर आप अल्कोहल को ROH, अगर आप अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कर दो, HX के साथ, तो होता क्या है, यहाँ पे देखो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकलेगा, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड बन जाएगा RX प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने जनरल रिएक्शंस बहुत आराम से लिख दिया। क्या इतनी आसानी से क्वेश्चन होता है? नहीं। अगर ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट मेथड पे करने जाओगे ना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई होता ही नहीं है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, OH, और हमें बोला है इसको HX के साथ रिएक्ट करो। अब अगर तुम डायरेक्ट मेथड के थ्रू जाओगे तो होगा क्या, यहाँ पे बताओ, H2O निकाल दो और यहाँ पे इस जगह पे X लगा दोगे, ठीक है। तो तुम तो भोले भाले बच्चे यही करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा गलती। समझ आया, कभी भी ऐसे हमें नहीं करना है। हमें कब क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी मैंने बोला था डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना। अब करना क्या है, यहाँ पे समझो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे जब हम HX लेते हैं तो HX मेनली हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, H प्लस और X माइनस। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, H प्लस, और H प्लस को देखते ही अगर मीडियम में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो वो क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको दे देता है, बोलता है भाई तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। अब क्या होता है, बॉन्ड बनने से फर्क क्या पड़ता है, फर्क यहाँ ये पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का पिक्चर हमें दिखेगा। अब ये पिक्चर अच्छा नहीं होता है। ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ इज हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा, तो वाटर निकलेगा तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ प्लस चार्ज आया। प्लस चार्ज मतलब यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और जहां पे भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायन बना वहां रीअरेंजमेंट करना जरूरी है। समझ आया, तो वहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ओके, तो रीअरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, अभी अगर तुम ध्यान दो तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है ये, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या कोई तरीका है, रीअरेंजमेंट क्या होता है, जस्ट अ वे जिससे आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ बढ़ोगे, है ना। तो वो तरीके क्या है मैम, हमें तरीके बताइए। अब तरीके ये हैं कि आप क्या करो, क्या आप 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसके थ्रू, हाइड्राइड शिफ्ट। समझ आया, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के
कुछ तरीके होते हैं, एक होता है रिंग एक्सपेंशन, एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा होता है मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, अभी मैंने ऑर्डर्ड वे में नहीं बताया, मैंने जस्ट एक बात बताई है। तो क्या यहाँ पे से यहाँ कोई भी टाइप की शिफ्टिंग होगी मैम? तो डेफिनेटली होगी। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ आएगा, ठीक, तो अब ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, समझ आया? तो क्या बनेगा बताओ? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा, ठीक है। अब प्लस चार्ज यहाँ आ गया, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो CH3 नहीं हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन डेफिनेटली इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब तुम X माइनस का अटैक करो और X माइनस का अटैक करते ही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा और वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। तो हमें बनाना क्या है, ऐसा। तुमने बना क्या दिया, ऐसा, तो डेफिनेटली आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात हमेशा याद रखना, ROH with PX3 PX5 SOCl2 डायरेक्ट मेथड with HX you don't have to go through डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमेशा गलत रास्ते पे ले जाएगा बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन होता है ना तो हम एनहाइड्रस, ये रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है, तो HX विथ एनहाइड्रस ZnCl2 को ना हम एक बहुत प्यारा सा नाम देते हैं और इसे बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कुछ नहीं, बस HX विथ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो एक ये जो यहाँ पढ़ा ना, इसको हम टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अब ऐसा कैसे, देखो तुम खुद सोचो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक, ये बात हमें समझ आ गई। अब एक बात बताओ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कब बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तब बनेगा जब तुम अल्कोहल 3 डिग्री लोगे, है ना, यही तो बात है। तो अगर यहाँ पे टेस्ट की तरह आप इसे कैसे यूज करते हैं, आप हमें ये समझाओ। तो देखो बेटा, यहाँ पे ना जैसे ही RX बनता है तो यहाँ पे टर्बिडिटी आती है। अब टर्बिडिटी जितना जल्दी आएगा हमें उससे पता चल जाएगा कि हमने अल्कोहल कौन सा लिया है। तो अगर आपने अल्कोहल 3 डिग्री लोगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फटाक से क्या होता है, X माइनस के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड दे देगा, मतलब टर्बिडिटी तुरंत दे देगा। तो इमीडिएट टर्बिडिटी, दैट मीन्स अल्कोहल इज 3 डिग्री। थोड़ा स्लो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी तो 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर बहुत ही स्लो हो रहा है, मतलब हीटिंग पे टर्बिडिटी आ रही है, दैट मीन्स योर अल्कोहल इज 1 डिग्री। तो अल्कोहल को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं जिसे हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम एल्काइल हैलाइड का सेकेंड मेथड समझते हैं, ठीक है। और सेकेंड मेथड हमारा किससे है, सेकेंड मेथड है हमारा फ्रॉम एल्केन, ठीक है। अब एल्केन से अल्काइल हैलाइड हमें कैसे मिलता है, हमें ये समझना है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें क्या किया, क्या दे दिया, हमें दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अगर हम इसका क्या कर दे, हैलोजिनेशन कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो कहीं कभी कभी आपको बुक में सनलाइट, कभी कभी हीट और कभी कभी हाई टेम्परेचर भी दिख सकता है, समझ आया। तो ये सब लिखे हुए भी दिखते हैं। तो अगर आप क्या करो, एल्केन का हैलोजिनेशन कर दो, मोनो हैलोजिनेशन कराते हो, तो हमेशा यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये जो रिएक्शन होता है ये किस तरीके से होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब एक चीज को समझो, जैसे कि हम यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें ये समझना है, ठीक। तो ये समझने के लिए एक चीज बताओ, यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक यहाँ पे फ्री रेडिकल्स कौन कौन सा बनेगा, CH3 CH2 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 फ्री रेडिकल, एक ये बना, और दूसरा साथ में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, एक फ्री रेडिकल ये बनेगा। तो एक बात बताओ, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये क्या है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक।
अब बताओ इसमें मेजर और माइनर कौन होगा, तो खुद से दिमाग लगाओ। फ्री रेडिकल का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेम वैसा ही होता है जैसे कि कार्बोकेटाइन का होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हैलोजन है वो कहाँ लगेगा, जब इस केस में देखोगे तो हैलोजन Cl डॉट ये बनेगा, ठीक। तो ये इससे आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, और एक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CHCl CH3। तो ये डेफिनेटली हमारा मेजर होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। रीजन क्या है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है, इसलिए ये मेजर होगा, ये हमारा माइनर होगा, ठीक है। तो मोनोहैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हमेशा हमें क्या देता है, एल्काइल हैलाइड। ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट अगर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तुम लोगों को, जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, ये दे रखा है प्रोडक्ट, मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कर दो, क्लोरीनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड सेम मैंने पूछा तुमसे ब्रोमिनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। तो बताओ मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। तो बताओ हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर देखो ब्रोमिनेशन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर बच्चे यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री रेडिकल वाले कंसेप्ट पे जाएंगे ना, तो डेफिनेटली वो ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्लोरीनेशन कराने पे क्लोरीन यहाँ लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर, और हमारे पास ये हो जाएगा हमारा माइनर, जहां पे हो जाता है हमारा आंसर गलत। अब ऐसा क्यों, ठीक। तो मैं ये रीजन समझाती हूँ। एक बात समझो, एक बात मैं तुम लोग को बता रही हूँ, उस चीज को अगर ध्यान दोगे ना तो ये मोनोहैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अब वो चीज क्या है, ये चीज समझो। एक मैं ऑर्डर लिखवा रही हूं यहां पे साइड में, उसे बस ध्यान रखना, ठीक है। रेट ऑफ प्राइमरी इज टू रेट ऑफ सेकेंडरी इज टू रेट ऑफ टर्शरी। ये हमेशा क्या होता है, क्लोरीनेशन, क्लोरीन के केस में क्या होता है 1:3.8:9, ठीक है, 1:5 होता है, सॉरी। और ब्रोमीन के केस में यही होता है 1:82:1600, ठीक है। तो ये होते हैं रेट। तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट निकालना है ना, तो सबसे पहले देखो क्या देखना है, तुम यहाँ पे पहले देखो कि इस वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखा है ना, जैसे क्लोरीनेशन कराना है, तो क्वेश्चन में देखो कि हाइड्रोजन कौन कौन से अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री का कितने डिग्री वाले हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 डिग्री 2 डिग्री की 3 डिग्री, ठीक है। मैं करना समझा रही हूँ। तो यहाँ पे 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 9, ठीक है। तो जितने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। रेट ऑफ प्राइमरी, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 × 1 कितना है 9, ठीक। और यहाँ पे क्या 2 डिग्री का हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, नहीं, तो 2 डिग्री वाले को छोड़ दो। क्या 3 डिग्री का है, तो हाँ, तो 3 डिग्री वाला यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 डिग्री का यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो 3 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री का हाइड्रोजन कितना हो गया 1 × 3 डिग्री, रेट ऑफ टर्शरी कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आया। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है ना। तो मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन, ना कि 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन। समझ आए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। वाइल अगर ब्रोमिनेशन का केस आता है तो ब्रोमिनेशन में नंबर का तुम्हें कितना ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, 1:82:1600, तो डेफिनेटली ब्रोमिनेशन में तो 3 डिग्री ही हमेशा मेजर होगा। तो अगर यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये हाइड्रोजन हटेगा, ब्रोमीन यहाँ लगेगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ आए, ये हमारा मेजर होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे देखो नंबर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनर। वाइल अगर इस पे तुम जाओगे तो इसमें उल्टा हो गया बेटा। अब तुम इसको बोलोगे, इस हिसाब से अगर पढ़ोगे तो हम बोलेंगे ये हमारा माइनर है और ये हमारा मेजर है। समझ आया। तो आई होप तुम लोगों को
मोनो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं वो समझ आ गया होगा। एक बात हमेशा याद रखना, क्लोरीनेशन बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ब्रोमिनेशन उससे थोड़ा स्लो होता है, आयोडीनेशन स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, इसीलिए हम हमेशा आयोडीनेशन अगर कराते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही करवाते हैं। समझ आया। अब हम लास्ट मेथड समझेंगे अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का, और वो हमारा मेथड क्या है, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, हमें क्या करना है, एल्कीन लेना है और एल्कीन में क्या करवा देना है, हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे कि ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास ये रहा एक एल्कीन, ठीक, अगर हम इसमें क्या कर दे, अगर हम इसमें HBr ऐड करें तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, बट कैसे क्या बनेगा। ठीक, तो एक चीज समझो, अगर एल्कीन में कभी भी HX का एडिशन होता है तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जहां कार्बोकेटाइन आए वहां रीअरेंजमेंट होगा, और जहां रीअरेंजमेंट होगा वहां आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, इधर माइनस आएगा, मतलब आप दिमाग से सोचो ना, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा। अच्छा मैम हम यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, देखो हमेशा शिफ्टिंग इस तरीके से करो कि जहां पे प्लस चार्ज आ रहा है वहां पे प्लस चार्ज को कम करने वाले ग्रुप्स लगे हो तो ज्यादा बेटर होगा। समझ आए, क्योंकि प्लस चार्ज मतलब क्या, अनस्टेबिलिटी, और अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए कुछ ग्रुप्स चाहिए ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे ऐसे शिफ्टिंग हुई तो HBr में क्या है, H प्लस और Br माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिसाब से ये जाना चाहिए यहाँ, ये आएगा यहाँ। ठीक, तो हम अभी Br को बाद में लाएंगे, पहले हम करके देखते हैं। ठीक, मतलब बनना कुछ ऐसा चाहिए। ठीक, ये बना, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस चार्ज। ठीक, अब एक बात बताओ, डायरेक्ट अगर कूद पड़ोगे क्वेश्चन में तो तुम्हें क्या होगा, तुम सीधा यहाँ Br माइनस लगा दोगे। तुम क्या करोगे, यहाँ सीधा Br माइनस अटैक कराओगे, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये Br, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि जहां कार्बोकेटाइन बना वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, जहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी वहां डायरेक्ट मेथड की पॉसिबिलिटी खत्म। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अभी ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या हम किसी तरीके से इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बना सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, तो ये है प्लस चार्ज। अब इस पे करो Br माइनस करेगा अटैक, और हमारा यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ ब्रोमीन लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर और ये हमारा हो जाएगा माइनर। समझ आया। तो मैंने तुम्हें समझाया ना कि अगर हम एल्कीन में हाइड्रो हैलोजिनेशन करा दे तो भी हमें क्या मिल सकता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि अभी जब हमने अल्कोहल वाला मेथड पढ़ा था ना, कि आप क्या कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी का मेंशन पॉइंट है कि आप अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करो, अल्कोहल ले लो, उसको अगर आप HX के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक, PX3 PX5 के साथ रिएक्ट करते हो, SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हो, तो ये सब आपको क्या देते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो ये चीज तो हमें समझ आ गई। तो क्या हम फिनोल अगर ले ले, क्या हम अगर फिनोल ले ले तो भी हमें, और इन सब के साथ जो ऊपर लिए थे उन्हीं के साथ अगर रिएक्ट करें तो क्या हमें हैलोएल्केन मतलब हैलोअरीन मिलेगा, बताओ। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्या यहाँ पे हैलोअरीन मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर होता है नो, कभी भी नहीं। रीजन इसका क्या है, रीजन इसका ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं ये रेजोनेंस करते हैं रिंग के साथ। समझ आया। और जब रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, और डबल बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ आया। ये एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट मेंशन है।
अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। मैंने बताया था अगर आप एल्काइल हैलाइड लो और उसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे NSR होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा, NU बन जाएगा प्लस X माइनस बनेगा, ठीक है। बट ये मेथड ये जो रिएक्शन होता है इसके दो तरीके होते हैं, एक SN1 कहलाता है, एक SN2 कहलाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले SN1 को समझते हैं, ठीक है। SN1 क्या है? इसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम देते हो इसे? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे मैं एक बात समझाती हूँ। यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आपने लिया RX, ठीक। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले तो ना एक बात समझो, यहाँ लिखा है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये इट इज ऑलवेज अ 2 स्टेप प्रोसेस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में बॉन्ड एल्काइल हैलाइड का टूटता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? बॉन्ड क्लीवेज ऑफ RX, ठीक है। तो पहले में जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मतलब बॉन्ड क्लीवेज RX का होता है टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, ठीक। तो पहला स्टेप समझ आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अच्छा, अब एक बात और समझो, जब यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है कार्बोकेटाइन बनने के लिए, तो ये जो स्टेप होता है ना, ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, 2 स्टेप में से जो पहला स्टेप होता है वो हमारा स्लो स्टेप कहलाता है, बिकॉज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत जल्दी नहीं होता है, तो ये स्लो है। तो जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वही तो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये पहला स्टेप out of the 2 process, पहला स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट इज अ स्लो स्टेप, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा। SN1 में न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट स्टेप में कोई रोल ही नहीं होता, अब ये अटैक करता है और हमारे पास बन जाता है RNU प्लस X माइनस, ठीक। तो ये एक तरीका होता है और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे एक बात समझो, सेकंड पॉइंट में क्या बताना चाहती हूँ, ये क्योंकि 2 स्टेप है, 2 स्टेप में मैंने बताया पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है। पहले स्टेप क्योंकि स्लो स्टेप है तो यहाँ पे हमेशा फर्स्ट स्टेप ही है जो रेट डिटरमाइन करता है। और एक बात बताओ, क्या स्लो स्टेप में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का अता पता दिख रहा है? नहीं ना, पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है। तो जो SN1 होता है ना, उसमें रेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? रेट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ RX। मतलब आप यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हो उससे फर्क पड़ेगा कि आपका रिएक्शन का स्टेप स्लो हो, मतलब रिएक्शन स्लो होगा फास्ट होगा। यहाँ पे SN1 में न्यूक्लियोफाइल का रेट में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस वजह से हम इसे, क्योंकि यहाँ पे रेट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का तो इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। दूसरा मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 होता है, मतलब इसका पावर कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर भी 1 होता है और इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी होती है? कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है रेट में? एक ही ना, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी होती है? 1। तीसरा स्टेप में, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमेशा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। अच्छा, और एक बात बताओ, जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतना जल्दी ही तो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटाइन। जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी उस रिएक्शन का उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और मैं क्या बात समझाना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाती हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेन कार्बोकेटाइन बन रहा है, सब चीज यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है। अब कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा होता है, मतलब इसके पास एक लोब क्या होता है? एम्प्टी, है ना,
ये कुछ ऐसा होता है, ये कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बता रही हूँ। तो अब एक बात बताओ, जब कार्बोकेटाइन बन गया तो अब जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है, वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और वो बैक से अटैक भी कर सकता है। तो हमेशा याद रखना SN1 में अगर फ्रंट से अटैक होगा तो जहां हैलाइड लगा था उसी जगह पे जाके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अगर हम बैक अटैक होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाता है, मतलब पूरा कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। जैसे छाता देखा है, छाता जैसे पलट जाता है उस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी। जैसे कि मैं समझाती हूँ कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, वो मैं एग्जांपल यहीं पे समझाती हूँ कि अगर मैंने ये ले रखा है CX, ठीक, मान लो या A लगा है, B लगा है, C लगा है, ठीक। अगर फ्रंट अटैक होगा तो यहीं पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा C, ये रहा सेम A, हम कुछ ऐसे बना देते हैं थोड़ा, X और यहाँ पे B और C, ठीक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रिटेन रह गई नहीं, तो इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर फ्रंट अटैक होगा तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर बैक अटैक होगा तो बैक अटैक होने पे क्या होगा, बैक अटैक पे क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा पलट जाता है। मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये रहा हमारा, इन्वर्जन हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों 50-50% होगा प्रोडक्ट बनने का। तो SN1 ऑलवेज लीड्स टू रेसिमाइजेशन। 5th पॉइंट में क्या बता रही हूँ, SN1 से हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीवेज कैसे हुआ, ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, ये सॉल्वेंट के वजह से होता है, ठीक है। और ये चीज अभी मैं समझा रही हूँ। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट सॉल्वेंट का जो बता रही थी वो मैं समझाती हूँ, ठीक है। 6th पॉइंट यहाँ पे ये क्या है कि SN1 ना, कभी भी NCERT पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा SN1 हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, मतलब वो उनमें पोलैरिटी होगी। डेफिनेटली बात से ही समझ आ रही है, ठीक है, डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है। दूसरा ये, जैसे एग्जाम्पल में ले लो H2O, ROH, ठीक है, फिर CH3COOH, ठीक, ये सब हो गए हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। या सीधी बात में समझाऊं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है वो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप RX लोगे ना, तो RX लेते हो तो अब आप ये रिएक्शन किस में कर रहे हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, जैसे वाटर है तो वाटर में क्या होता है, पोलैरिटी होती है, इस पे प्लस और इस पे क्या होगा, माइनस। तो और ये भी पोलर होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। मतलब धीमे धीमे क्या होगा ना कि वाटर का जो पूरा ऑक्सीजन वाला एंड है वो पूरा क्या करता है, R+ वाले को घेर लेता है, और जो H+ वाला जोन है वो अब R+ वाला घिर गया, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके साथ धीमे धीमे बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगा ना। तो जब ये फ्री हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, तो हाइड्रोजन का प्लस वाला रीजन क्या करता है, X- को पूरा घेर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेशन हो रहा है ना, सॉल्वेशन। तो एक बात हमेशा याद रखना, SN1 में हमेशा क्या होता है, सॉल्वेशन। समझ आया, SN1 में हमेशा सॉल्वेशन होता है। और दूसरी बात हमेशा याद रख लो, SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई मेजर रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का मेजर रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, और जब स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल में भी हो जाता है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। अब हम SN2 को समझते हैं, ठीक है। SN2 में क्या है, सेम बनना यही चीज है। अब होता क्या है, वो मेन चीज है जो हमें समझनी है। इसका नाम SN2 है, इसको बोलते क्या है, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पिछले में क्या था, यूनिमोलिकुलर नाम आ रहा था, तो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, इसलिए उसे यूनिमोलिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, इसके RDS में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इस वजह से इसे बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ आया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे RX है, ठीक। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया। अब न्यूक्लियोफाइल, एक बात हमेशा याद रखना, SN1 में दोनों चांसेस थे, फ्रंट अटैक भी बैक अटैक भी, बट SN2 में हमेशा बैक अटैक ही होता है। मतलब यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया,
अब न्यूक्लियोफाइल भाई साहब जब आएंगे इसके पास, तो यहाँ पे तभी आएंगे ना जब इस पे कोई चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमें पता है ये बॉन्ड पोलर होता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ पे मेनली जो होता है ना एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। वहां पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। और पहला बात, ये एक वन स्टेप प्रोसेस है। क्या है ये? वन स्टेप प्रोसेस। मतलब यहाँ जो होना है ना एक ही स्टेप में होके खत्म हो जाना है, वहां उसकी तरह 2 स्टेप में नहीं। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो R क्या है, R बेचारा कश्मकश में, वो X से भी बॉन्ड तोड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल से धीमे धीमे बॉन्ड बनाना शुरू करता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक अटैक करेगा। और ये देखो, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। अब खुद देख के बताओ, क्या ये स्टेबल स्टेट होगा? ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे अनस्टेबल होता है। यहाँ पे फिर ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, ये हैलोजन निकल जाएगा बाहर और न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा R, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल भाई साहब। तो ये हमारा हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तरफ से तुम ये भी बोलोगे कि SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, SN1 में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, बिकॉज वहां पे दोनों तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे और क्या पॉइंट है जो तुम्हें समझना है, यहाँ पे जो इसका RDS है ना, मतलब जो इसका रेट है, वो दोनों के, उसको दोनों के कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है। आप एल्काइल हैलाइड कितना ले रहे हो और आप न्यूक्लियोफाइल क्या ले रहे हो, समझ आया? मतलब अभी मैंने एक लाइन बोली थी, SN1 में न्यूक्लियोफाइल वीक लोगी तो भी चलेगा, बट SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। SN2 में न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों ही कितनी आती है? 2। ठीक ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका। मतलब अच्छा, पीछे में मैंने SN1 में एक चीज बताना मैं भूल गई थी, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा था ना, इसलिए SN1 जो है सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट कौन सा देगा? SN1, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री। फिर कौन देगा? 2 डिग्री। फिर कौन देगा? 1 डिग्री। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। मतलब भाई न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है, तो इस कार्बन के पास जितनी भीड़ कम होगी ना, SN2 उतना फास्टर होगा। तो इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रहा है। समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि SN2 ना हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक, जैसे कि हो गए हमारे एसीटोन, हो गए एसीटोन भाई साहब, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर हो गया हमारा DMSO, डाइमीथाइल सल्फॉक्साइड, सेम ही है, एसिड डबल बॉन्ड O CH3 CH3। ठीक, ये हो गई। ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं होता है, वो होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही SN2 होता है। ठीक, एक बात और समझो जो मैं बताना चाह रही थी कि SN1 में मैंने बताया था ना, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल का SN1 में कोई रोल, न्यूक्लियोफाइल रोल नहीं होता है। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल वीक भी लेते हो तो चलता है। मतलब आप कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट भी कभी कभी क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बट एक चीज याद रखना, इसमें ऐसा नहीं होगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। समझ आया? उस चीज पे मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो समझाना चाहती हूँ कि हम न्यूक्लियोफाइल से कैसे पहचानते हैं कि रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगा, SN2। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो SN1 को फॉलो करता है, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 को फॉलो करता है। समझ आया? अच्छा, SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है नहीं, SN2 में न्यूक्लियोफाइल का रोल है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल थोड़ा बहुत पहचानने भी आना चाहिए। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूक्लियोफाइल चार्ज्ड हमेशा ज्यादा बेटर है एज कंपेरिजन टू वो न्यूक्लियोफाइल जिस पे चार्ज नहीं दिख रहा है तुम्हें। समझ आया? चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज बेटर। जैसे OH माइनस,
ठीक है। OH माइनस बेटर है H2O से, ठीक है। फिर RO माइनस ये बेटर है किससे, ROH से, ठीक है। फिर SH माइनस क्या है, बेटर है H2S से, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का क्या है कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से हमेशा बेटर होता है, ठीक है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से बेटर है। और ये हम न्यूक्लियोफाइल की पढ़ाई कर किसके लिए, SN2 के लिए रहे, क्योंकि SN1 में तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलता है, वहां तो इवन आप सॉल्वेंट भी कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज तुम लोग को और है जो समझनी है, मैंने क्या बताया था, SN1 में सॉल्वोलिसिस होता है, ठीक है, सॉल्वोलिसिस होता है, वाइल SN2 में ना रिपल्शन का फैक्टर काम करता है। अभी कैसे मैं समझा रही हूँ, यहाँ रिपल्शन किसके बीच में पड़ते हो, न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास है वो एंड सॉल्वेंट के बीच में, ठीक। अभी कैसे ये समझा रही हूँ मैं अगले एग्जांपल में। जैसे सेकंड पॉइंट देखो, मैं न्यूक्लियोफाइल अगर पहचानना है, जैसे तुम्हें दे रखा है एक ही पीरियड के दे दिए तुम्हें न्यूक्लियोफाइल्स, अब तुम्हें डिसाइड करना है कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है, ठीक है। जैसे CH3 माइनस NH2 माइनस, ओह सॉरी, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस। अब बोला इसे कि यहाँ पे बताओ ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है। अब क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा रहा है कि पोलर प्रोटिक में कौन है और पोलर एप्रोटिक में कौन ज्यादा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा इनमें से, और सेम तुम्हें पोलर एप्रोटिक में भी ये चीज यही बताना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझ आया, व्हेन एटम बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अभी मैंने समझाया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वोलिसिस होता है, बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो सॉल्वोलिसिस होता है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज छोटा होता है। अब साइज जितना छोटा होगा, एटम जितना छोटा होगा, उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा घेरेंगे ना, सॉल्वोलिसिस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, सॉल्वोलिसिस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अब सॉल्वोलिसिस ज्यादा मतलब पानी ने ही पूरा घेर लिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या ही बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होती है, कम होगी, समझ आया। तो इसका मतलब सेम पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जिसका साइज जितना कम न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या होगी, उतनी कम होगी। साइज कम सबसे क्या है इसकी, मतलब ऑर्डर यही होगा, ठीक है। अब अगर पोलर एप्रोटिक में पूछते हैं तो पोलर एप्रोटिक में ऑर्डर क्या बताओगे, तो देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जैसे पोलर एप्रोटिक समझने के लिए मान लो हमने क्या लिया, हाँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे हो गया, जैसे हम एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन ही तो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, डबल बॉन्ड O माइनस ये रहा, ठीक, एसीटोन, ठीक। अब इसमें क्या ऑर्डर होगा हमें ये समझना है, ठीक। तो एक बात बताओ, पोलर एप्रोटिक में हम कैसे ट्रेंड को समझेंगे, मैंने एक बात बताई थी, रिपल्शन, ठीक। अब रिपल्शन क्या है, किसके बीच में, न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट के बीच में। खुद सोचो, जिसका साइज जितना छोटा होगा, मतलब जब आप यहां से यहां जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो साइज क्या है, छोटा, ठीक। साइज छोटा मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा, समझ आ रहा है, जिसका साइज जितना छोटा होता है ना, उस पे चार्ज की डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, समझ आया। जैसे अगर हम पिज्जा खाते हैं तो अगर आप ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स डालते हो, एक बड़ा पिज्जा एक छोटा पिज्जा, तो छोटे पिज्जा पे ज्यादा ऑरिगेनो डलेगा ना, तो वैसे ही जिसका साइज जितना छोटा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब अगर मान लो भाई, जैसे इनमें से अगर किसी को देखोगे तो F माइनस लोगे, तो इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इनके बीच में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्शन नहीं होगा। मतलब रिपल्शन होगा तो सॉल्वेंट खुद ही भगा रहा है, बोला भागो यहाँ से और जाओ अपना काम करो मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, समझ आया। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप अगर सेम पीरियड में जा रहे हो तो आप कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिसाइड करोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है।
अब अगर तुमसे आता है क्वेश्चन ये, तो अब मैं थर्ड पॉइंट समझाऊं, ये हटा देती हूं मैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन तुमसे आता है ये कि डाउन द ग्रुप बताओ, ठीक है, मतलब हमें दे रखा है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो अब फिर से वही चीज है, अगर पोलर प्रोटिक में तुम्हें क्या देखना है, सॉल्वोलिसिस, ठीक है, सॉल्वोलिसिस। अब जिसका साइज जितना बड़ा होगा, मतलब जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ना मतलब सॉल्वोलिसिस क्या होगा, सॉल्वोलिसिस कम होगा, ठीक है। अब सॉल्वोलिसिस कम होने का मतलब क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, समझ आया, ये बात समझ आ गई पोलर प्रोटिक में। अब एप्रोटिक में समझाऊं, एप्रोटिक में क्या है, एप्रोटिक में खुद सोचो, वही सेम चीज है, ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है। अगर मैं ऊपर वाले का एग्जांपल लूं कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब पोलर एप्रोटिक में रिपल्शन फील करेगा वो न्यूक्लियोफाइल, रिपल्शन फील करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, मतलब नीचे जाने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में नीचे जाने से साइज बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, चार्ज डेंसिटी कम मतलब रिपल्शन कम, लेस रिपल्शन, तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, कम होगी, समझ आया। तो ये होता है न्यूक्लियोफाइल का रोल, जो कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल समझ लोगे कैसा है न्यूक्लियोफाइल का रोल तो ही बता पाओगे क्वेश्चन में SN1 फॉलो करेगा कि SN2। अगर वीक एक्वस KOH के प्रेजेंस में हो रहा है कोई रिएक्शन तो क्या बताओगे, SN1 फॉलो करेगा कि SN2, तो एक्वस है तो वीक होगा, तो वीक है मतलब SN1 को फॉलो करेगा। अगर वही NaOH के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या बोलोगे, तब बोलोगे SN2 को फॉलो करेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपको पहचानने में कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन SN1 को फॉलो कर रहा है कि SN2 को फॉलो कर रहा है। तो आज की क्लास में मैंने जितना था बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।